आज से केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे। आप यहाँ से जेई, नीट और क्लास 11-12 बोर्ड स्तर की आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। और केमिस्ट्री से संबंधित मैं आपसे कह सकता हूँ, आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं बचेगी जो सॉल्व ना हो। तो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। एक्चुअली क्लास 11 में ये चैप्टर रखा ही इसलिए गया है जिससे आप केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को समझ सकें और उनके बेस पर आप केमिस्ट्री को आसानी से स्टडी कर पाए, समझ पाए। एक्चुअली इस चैप्टर में वो सभी कॉन्सेप्ट रखे गए हैं, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रखे गए हैं जिनके बेस पर पूरी केमिस्ट्री चलती है आगे चलकर। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि क्लास 9, क्लास 10 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा है, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10 में पढ़ा है, कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड्स हमने पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा है क्लास 9 में, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं 9th एंड 10th में। लेकिन केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स कौन से हैं जिनके बिना केमिस्ट्री नहीं चल सकती, केमिस्ट्री को चलाने के लिए कंपल्सरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट ही नहीं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, किसी न किसी मायने में रिलेटेड है। हालांकि साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री के बिना इन सब सब्जेक्ट को ठीक से स्टडी करना संभव नहीं है। केमिस्ट्री ने ह्यूमन लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है, चेंज करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी आज जो इतनी डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल है उसमें, और वो क्या रोल है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, और इसके साथ साथ हम एलिमेंट कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस किस पर निर्भर करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, जिनके बिना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना संभव नहीं है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, उनके एसआई स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कौन कौन से वहाँ पर चेंजेस हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, different types of laws of chemical combination like law of conservation of mass, law of definite proportion, Dalton's law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Avogadro's law। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली मोल की जरूरत क्या पड़ी, हम मोल का यूज कहाँ करते हैं, हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिटिंग रीजन, एक्सेस रीजन क्या है, केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो उस समय कौन सा रीजेंट है जो लार्ज अमाउंट में रहता है, कौन सा रीजेंट है जो खत्म हो जाता है पहले। हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो जो उनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, उसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड क्या है, जैसे मोलरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी
पार्ट पर यूनिट, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन ppm। तो डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स हैं टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये जो सीरीज है वो हम 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक की बनाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी सीरीज में आपको बोरिंग होती है। तो इस क्रम में सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बताएंगे। अब एक साइंटिस्ट हुए थे रॉड हॉफमैन, जिनकी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करेंगे, स्टडी करेंगे क्लास 12 के पार्ट सेकंड में। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज द साइंस नॉट so much of 100 element but of infinite variety of molecules that may be built from them। तो उनके अनुसार क्या है, केमिस्ट्री है वो साइंस है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की है। इसमें जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सब्सटेंसेस के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं वो बदल जाते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली एलिमेंट तो अप्रॉक्सीमेट 100 प्लस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अब मिलियंस कंपाउंड फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि इनका स्कोप बड़ा हो जाता है। ये 100 एलिमेंट की साइंस नहीं है, बल्कि इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड, उनकी स्टडी करना केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम कई चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के। इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 states of matter। क्लासिफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस into elements, compound and mixtures। हमने अभी आपको बताया था कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफाइन SI बेस्ड यूनिट्स एंड लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस। यूज साइंटिफिक नोटेशंस एंड परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। Differentiate between precision and accuracy, determine significant figures, convert physical quantities from one system of unit to another, explain various laws of chemical combination, appreciate significance of atomic mass, average atomic mass, molecular mass, formula mass. Describe the term mole and molar mass. Calculate the mass percentage of different elements constituting the compound. Determine the empirical and molecular formula of a compound from a given experimental data. Perform stoichiometric calculations. तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। अर्थात ये जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस की ये सब क्लियर होंगे इस यूनिट के अंदर। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है? ये फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री की नॉलेज के बिना ये संभव नहीं है। इसका जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
और ह्यूमैनिटी के बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन है। हम उनके कनेक्शन के बारे में डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो मेडिकल आज के समय में मॉडर्न मेडिकल का जो डेवलपमेंट हुआ है एक लार्ज स्केल पे हुआ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही हैं जो पहले नहीं थी, और उन बीमारियों का इलाज भी संभव हो पाया है केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री के योगदान की वजह से लाइलाज बीमारियों की इलाज अर्थात उनकी मेडिसिन्स बन पाई हैं और हम ह्यूमन लाइफ को सेव कर पाए हैं। कहीं ना कहीं जैसे HIV एड्स है, इसका इलाज आज तक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाई हुई दवाइयाँ इसको ट्रीट नहीं, लेकिन इसको कई हद तक रोकने में सफल है, इसके सिम्टम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। यहाँ पर हमने स्टडी किया है कैंसर के बारे में, जो कि अचानक से सेल्स के बहुत ज़्यादा ग्रो करने से फैल जाता है बॉडी के अंदर। जब किसी भी एक बॉडी ऑर्गन की सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो होती है तो उस पर्टिकुलर जगह पर कैंसर हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से बनने। तो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी केमिस्ट्री की देन है। कीमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे टैक्सोल है, सिस्प्लेटिन है, जिसका यूज कैंसर को ट्रीट करने में किया जाता है। AZT ये वो मेडिसिन है जो एड्स विक्टिम को ठीक करने में, ठीक नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन उसको कुछ हद तक रिलीफ देने में मददगार साबित होती है। हम जानते हैं हमारा एनवायरनमेंट है, ये इसको ठीक रखना, इसको एकदम हेल्थी रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। विदाउट हेल्थी एनवायरनमेंट our healthy life is not possible. For healthy life, the air we breathe should be fresh. Actually, day by day, carbon dioxide increasing in the atmosphere. Percentage of carbon dioxide increasing in the atmosphere day by day. That causes global warming, producing harmful effect on environment. So this is due to the increasing number of vehicles on road. और ये जितने भी व्हीकल्स हैं जो रोड पर चलते हैं, एक्चुअली ये जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, डीजल यानी फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड है, जो जिनकी कंबक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। केमिस्ट्री की ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट का यूज अगर किया जाए, जिसमें हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें, तो ये समस्या से बच सकते हैं। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने से एक तो आपकी एनर्जी ग्रोथ, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सीलेंट फ्यूल, लीविंग नो पॉल्यूटिंग सब्स्टिट्यूएंट। कोई भी पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है, इसके कंबक्शन से वाटर होता है जो हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अभी भी हमने कुछ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं कर पाई है कि जिसके आधार पर हम कह सकें कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो पॉल्यूशन से छुटकारा हम पा सकते हैं। दूसरी तरफ किचन में यूज होने वाला जो सबसे लार्ज स्केल पे यूज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता था। These are the harmful substances. These gases actually deplete the ozone layer that exists in the stratosphere. हमारे जो संपर्क मंडल है,
स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर ओजोन की लेयर को ये नष्ट करता है, CFC। हम स्टडी करते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ इसके अल्टरनेटिव कंपाउंड की खोज होने की वजह से अब जो रेफ्रिजरेटर है उसमें CFC की वजह अल्टरनेटिव विकल्प आता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता। तो केमिस्ट्री डेवलपिंग साइंस है जिसमें नए नए कंपाउंड्स, नए नए ऐसे रिजेंट डिस्कवर होके आते हैं जो किसी न किसी मायने में एक्सिस्टिंग रिजेंट या सब्सटेंस से हमारे लिए कई गुना हेल्पफुल है और क्लीन है। हम समझ सकते हैं केमिस्ट्री के योगदान, केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है। तो अगर हम केमिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना शुरू कर जाए तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप बस इतना समझिए कि केमिस्ट्री एक बैकबोन है, जैसा कि जस्ट लाइक इन आवर बॉडी वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है, और हम कह सकते हैं केमिस्ट्री भी साइंस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिस पर पूरी साइंस और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ समझना कितना जरूरी है। तो हमने अभी आपको बताया केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको डिटेल में समझाया। अब इसी क्रम में हम अगला टॉपिक देखते हैं, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है। क्लास 9 में हमने मैटर के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा है, दैट every matter is composed of very small size particles called atoms or molecules। हमने स्टडी किया क्लास 9 में मैटर के बारे में कि ये इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। एक्चुअली ये तो बात रही मेटल की कंपोजिशन की कि वो कैसे बना है। अगर बात करें हम मैटर की स्टेट के बारे में, तो मैटर मोस्टली 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। वैसे इसकी अब तक खोजी गई 5 स्टेट है, तो अब तक मैटर की 5 स्टेट खोजी गई है, लेकिन इन 5 स्टेट्स में 3 स्टेट ही हैं कॉमन जिन्हें हमें स्टडी करना है ठीक से। जैसे सॉलिड स्टेट है, कॉमन स्टेट है कि मोस्टली सब्सटेंसेस जो है हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं, लिक्विड स्टेट में देखते हैं, वहीं गैसियस स्टेट में कुछ पाए जाते हैं वो हमें दिखते नहीं है। तो मैटर 3 स्टेट में एक्चुअली हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, पर 2 स्टेट और है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट है और एक प्लाज्मा स्टेट है, जो एक्सट्रीम कंडीशन पर पाई जाती है। दोनों ही प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट एक्सट्रीम कंडीशन पर पाई जाती है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहां पर टेम्परेचर की लिमिट हो, प्रेशर की लिमिट हो, जबकि सॉलिड लिक्विड ये एक कॉमन टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में पाई जाने वाली स्टेट है और जिसमें कॉमनली मैटर पाया जाता है। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, अच्छे से हम सब जानते हैं प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर हम लिख देंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। तो सॉलिड का संपूर्ण साइज यानी इसका जो शेप है, साइज है, वो फिक्स होता है। आप देखिए एक मार्कर है, अब इस मार्कर के अंदर जो भी मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है वो एक
शेप इसको प्रोवाइड करता है। एक सिलेंडर के आकार का है ये अपना शेप नहीं बदल सकता, समय के साथ इसका शेप नहीं बदल रहा, अर्थात इसकी शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, और जितने भी ठोस सब्सटेंसेस हैं उनकी शेप साइज फिक्स होती है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब सब अच्छे से जानते हैं, ये कितने स्पेस को इसने घेरा हुआ है। यानी ये जो आपके सामने मार्कर है, इसने कितने स्पेस को घेरा, कितनी जगह को इसने ऑक्युपाइड किया है, और वो ऑक्युपाइड जगह इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इनका फिक्स वॉल्यूम भी हो गया, फिक्स्ड शेप भी हो गया, फिक्स्ड साइज भी हो गया सॉलिड का। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो ये जितने जिस पार्टिकल्स का बना है वो पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं कि हम उनको कहें तो उनके बीच में पाए जाने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर है। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में पाया जाने वाला गैप होता है। मान लीजिए ये दो मार्कर हैं, ऐसे ही समझो किसी भी मैटर के जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का ये जो गैप दिख रहा है, मान लो गैप, वो गैप हो गया उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और सॉलिड स्टेट में ये बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। यानी जो भी सब्सटेंसेस हैं सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में पाया जाने वाला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे कम होता है, जिस कारण वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है। अब पार्टिकल है वो अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता, उस जगह से केवल टू फ्लो इस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, यानी आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं और वहां से वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। अब फिक्स होने के कारण इनका शेप भी फिक्स हो जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, इसलिए इनको दबाया भी नहीं जा सकता है। दे आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, इनको हम और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। दे आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, इनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। ये कठोर होते हैं, सीधी बात है, पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं और क्लोज पैकिंग होने के कारण ये इनका नेचर कठोर भी होता है, हार्ड, यानी ये हार्ड होते हैं। तो सॉलिड्स आर हार्ड बट सम सॉलिड्स आर सॉफ्ट। कुछ सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल्स हैं, इनको चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। कुछ लेकिन जो ज्यादातर यानी मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो कठोर होते हैं। सॉलिड्स पर अगर बात करें टेम्परेचर प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? अब टेम्परेचर और प्रेशर ही दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी स्टेट को चेंज करने में मदद करते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाने से पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनका वाइब्रेशन जैसे 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 वाइब्रेशन बढ़ेगा वो अपने गैप को छोड़ जाएंगे और सॉलिड से पिघलकर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स की अगर हम एनर्जी बढ़ाएं, और एनर्जी बढ़ाने का हमारे पास तरीका होता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन give lot of thermal energy to the particles of solid. As the particles of solid get this amount of energy, they
लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेस दबाने से सॉलिड और अधिक नहीं दब सकते, क्योंकि वो पहले से ही मिनिमम पोजीशन पर है। तो प्रेशर का नो इफेक्ट होता है सॉलिड पर, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड दो प्रकार का हो सकता है, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके पार्टिकल्स किसी रेगुलर पैटर्न में ना हो। समझिए, अगर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बनता है तो वो एक अमॉर्फस सॉलिड अर्थात सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड का निर्माण करेंगे। सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स आर अमॉर्फस सॉलिड हैविंग नो स्पेसिफिक पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, जिसके बारे में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में डिटेल में दिया गया है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि जो अमॉर्फस सॉलिड है, अगर उसको तोड़ोगे तो तोड़ने पर वो रफ सरफेस में टूटता है। यानी अगर उसके दो टुकड़े कर दिए जाए सॉलिड के, तो वो दो टुकड़े जो मिलेंगे वो रफ होंगे, खुरदरे पृष्ठ वाले होंगे, चिकने नहीं मिलेंगे। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं, उसके कितने भी टुकड़े करो, हर टुकड़ा एकदम चिकना होगा, क्लियर होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होती है। अब ये पैटर्न कई प्रकार के हो सकते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग हो सकती है, HCP हो सकती है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल हो सकता है, प्रिमिटिव क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है। कई प्रकार की पैकिंग हो सकती है। तो ये पैकिंग के कुछ टाइप्स हैं, बस इतना समझ लीजिए कुछ पैकिंग के टाइप्स होते हैं। जब हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे तब डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए सॉलिड किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड के सरफेस की, तो सॉलिड का सरफेस जो होता है फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड के सरफेस पर गिरता है, वो सॉलिड के सरफेस की, सॉलिड का जो सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करता है। अब जैसे मान लो हम जमीन किसी भी सरफेस पर चलते हैं, तो उसमें चलने के जब हम जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो जमीन हमको आगे की तरफ पुश करती है। फिजिक्स में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर जो सॉलिड का सरफेस है रफ होता है, यानी रफ होता है ऊपर से, रफ होने के कारण ये फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कुछ स्मूथ सरफेस होंगे लेकिन फ्रैक्शन उस पर भी पाया जाएगा, लेकिन कम होगा। स्मूथ सरफेसेस पे जो फ्रैक्शंस है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, वेरी लो वैल्यू होगी। लेकिन अगर रफ सरफेसेस हैं तो उस पर फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत हाई होगी। ये मैंने बात की सॉलिड के बारे में। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी जो होती है, थर्मल एनर्जी, अब ये थर्मल एनर्जी जो है सॉलिड में सबसे लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का फोर्स सबसे हाई होता है। पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी सबसे लो होती है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक फिक्स जगह पर टू वाइब्रेट कर पाते हैं और सॉलिड का फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है एंड फर्दर फिक्स वॉल्यूम होता है।
Solids have two types. Number one, crystalline solid, crystalline solids. Number two, amorphous solid, amorphous solids. Crystalline solids having the smooth surfaces, amorphous solid having the rough surfaces. So these are certain properties you should know about these. Now I will move on liquid state of matter. Same reference points: thermal energy and intermolecular force. सो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको डिस्कस करके बताते हैं डिटेल में। इनकी प्रॉपर्टीज तो आपने क्लास 9th में 10th में 9th क्लास में आपने स्टडी की है, लेकिन बस मैं उनको रिकॉल कराने के उद्देश्य यहाँ पर बता रहा हूँ। लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें, द लिक्विड स्टेट। अब जो लिक्विड स्टेट है इसमें particles have intermolecular force of attraction and intermolecular space। तो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड स्टेट में, इसमें ना तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ना ही बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है। तो यहां से आपका क्लियर हुआ, पार्टिकल्स हैव intermolecular force of attraction and intermolecular space. So this is the first point you should know. Next, liquid have not fixed shape but having fixed volume। लिक्विड्स का शेप तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम से फिक्स होता है। क्या हम कर सकते हैं, दे टेक द शेप of container in which they are placed। जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा जाएगा वह उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे वाटर को हम किसी ग्लास के अंदर रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, किसी कटोरी के अंदर रखते हैं कटोरी का शेप ले लेगा, बोतल के अंदर डालते हैं तो बोतल का शेप ले लेगा। यानी जितने भी लिक्विड्स हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे जिसमें हमको रखा जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी to flow under the effect of gravity। यानी ग्रेविटी के इफेक्ट में सभी लिक्विड्स यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो है। लिक्विड का फ्लो जो है
टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, लेमिनर फ्लो हो सकता है।